हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जुडिशियल रिव्यू। लास्ट सेशन में हमने जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बनती है। एंड आज इस सेशन में हम करेंगे जुडिशियल रिव्यू में जो 9th शेड्यूल है, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कैसी जुडिशियल रिव्यू है इसकी पावर को यूज़ किया है। क्योंकि जो 9th शेड्यूल है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें जो नई प्रोविजंस डाली गई हैं इसके अकॉर्डिंग पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट 9th शेड्यूल में जितने भी एक्ट्स हैं इनके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू है नहीं दे सकती है। ऑल्दो जे एक्ट फंडामेंटल राइट्स हैं इनको भी वायलेट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं 9th शेड्यूल है क्या। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे पास 8th शेड्यूल थे, लेकिन बाद में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल है इसको ऐड किया जाता है। This schedule added by the first Constitutional Amendment Act 1951, which contains a list of central and state laws which cannot be challenged in the courts, meaning इसमें सेंट्रल स्टेट लॉस हैं जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, मीनिंग इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज नहीं की जा सकती है। तो इस तरह जो शेड्यूल में लॉ बनाए जाते हैं वो लॉ जो सरकार ने पार्लियामेंट ने बना दिए वो सुप्रीम होंगे। तो इसमें लैंड लॉस हैं बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं, और लैंड लॉस जो भी ऑनर है इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनको इंश्योर करना चाहते थे। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बहुत से लॉ बनाए हैं ताकि सोशल वीकर सेक्शन है इनका वेलफेयर हो सके, लेकिन कभी कभी इस पावर का मिसयूज भी हो जाता है। तो इसमें ये कहा गया कि कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें 13 लॉज थे वो ऐड किए गए। तो बाद में आने वाले टाइम में क्या होता है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडेड मैनी लॉज, इसमें लॉज हैं और भी ज़्यादा ऐड किए जाते हैं। जुलाई 2024 में 284 लॉज बन जाते हैं। तो मीनिंग इसमें इतने ज़्यादा लॉ ऐड कर दिए जाते हैं जिससे इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोई रिट है इशू नहीं हो सकती है। इस तरह इसका मिसयूज होना स्टार्ट हो गया था। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, 9th शेड्यूल ऐड किया गया तो उस टाइम ऑब्जेक्टिव ये बताया गया, मेजर एम बस द एग्रेरियन रिफॉर्म। हमारी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड लॉस थे और दूसरी तरफ ऐसे टैलेंट थे, लैंडलेस लेबर थे जिनके पास एक किला ज़मीन भी नहीं था। इसीलिए उनको ज़मीन देने के लिए ताकि उनका उन प्रॉपर्टी पर, उन लैंड्स पर राइट बन सके, कल्चर रिफॉर्म किए गए एंड ऑब्लिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम जो सदियों से चलती आ रही थी, इस प्रथा को खत्म करना था। इसलिए 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है ताकि स्प्रेड द फ्रेग्रेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द सोसाइटी, सबको बेनिफिट मिल सके, सबको इकोनॉमिक वेल्थ है वो मिल सके, सभी इकोनॉमिकली पावर हो, सोशली सब में इक्वालिटी क्रिएट हो सके, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी रिड्यूस हो एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे तो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, लेकिन टाइम के साथ इसके यूज के साथ मिस यूज है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए आर्टिकल 31A एंड 31B है, इसको भी ऐड करना पड़ता है इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 31A क्या कहता है, सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एटसेट्रा, मीनिंग इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो कोई रिट इशू कर सकेगी। तो लॉ को सेव किया गया है किसके लिए, अगर हम किसी की स्टेट है, कोई लैंड है, कोई मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, कोई कंपनी है, कंपनी को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसके शेयर्स ले लेती है, नेशनलाइजेशन कर देती है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर करना था। तो इस तरह इन सबको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता था, ऑल्दो दे वायलेट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। अगर इनको वायलेट भी करते हैं तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड को एक्वायर कर सकती थी, तो इसका एक्विजिशन है वो मिल जाता था जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो आर्टिकल 31A कहकर क्या कर दिया गया, हमको हमारे राइट से बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स हैं, इनसे वायलेट होकर भी हमको अपनी लैंड है देनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी। उसके बाद 31B ऐड कर दिया जाता है,
जो इसका नाम है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। जो एक्ट्स रेगुलेशंस ऐड किए गए हैं 31A को मजबूत बनाने के लिए क्या कर दिया गया, 31B ऐड कर दिया गया। मीनिंग 31B Article 31B saves the act and regulation included in the 9th schedule from being challenged and invalidation on the ground of contravention of any of the fundamental right। तो इसका मीनिंग क्या है, 31B क्या करती है, जो भी सरकार ने एक्ट बनाए, कोई भी रेगुलेशन बनाया, इनको सेव करती है। मीनिंग इनको ओवररूल नहीं किया जा सकता। कौन से एक्ट एंड रूल्स जो 9th शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं, फ्रॉम बीइंग चैलेंज, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, एंड इनवैलिडेशन, इनको इनवैलिड भी नहीं कहा जा सकता, ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा आर्टिकल 14 है, 19 है, इसको वायलेट कर रहा है, करता है तो करने दो, फिर भी आप कोर्ट में जाकर रिट इशू नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आर्टिकल 31B कहता है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो होने दो। तो इस तरह 31A एंड B इंसर्ट इंसर्ट करके पार्लियामेंट की पावर्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसके बाद बहुत से केसेस आते हैं जिससे 9th शेड्यूल है 31A B को चैलेंज किया जाता है। सो अर्लियर केस एंड केशव नंदा भारती केस, तो ये क्या था, इसमें सबसे पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है 1951 में, जब हम कहते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई थी। तो इसमें भी क्या कहती है, पार्लियामेंट क्या कहती है, पार्लियामेंट ने जो भी रूल बनाए हैं वो सुप्रीम है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तो जो भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं शंकरी प्रसाद के, वो वायलेट हो सकते हैं। इसमें जजमेंट आती है पार्लियामेंट सुप्रीम एंड हेल्ड दैट आर्टिकल 13 ओनली टॉक्स ऑर्डिनरी लॉस एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता था कि हम फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है, वो तो हमको प्रोटेक्शन देता था। कहते जो आर्टिकल 13 है ऑर्डिनरी लॉस की बात करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कोई चेंज हुआ है इसकी बात नहीं कर रहा है, इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया जीत जाती है। उसके बाद आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1964। इसमें क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और भी ज्यादा आर्टिकल है ऐड कर देती है इन 31B। तो मोर प्रोविजंस एडेड इन बाय 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964। इसमें सज्जन सिंह के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो इसके बाद क्या होती है, बेंच कंफर्म करती है शंकरी प्रसाद केस जो 51 में हुआ था, इसलिए पार्लियामेंट को सभी पावर्स दे देती है। तो इसके द्वारा से जो भी राइट्स वायलेट हो रहे हैं जुडिशरी कुछ नहीं कर पाती है। तो उसके बाद एक पॉजिटिव चेंज क्या आता है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जुडिशियल रिव्यू के चेंजेस हैं आने स्टार्ट होते हैं जो 1967 में होता है। इसमें क्या किया जाता है, रूल्ड ओवर बोथ शंकरी प्रसाद एंड द सज्जन सिंह केस। इसमें दोनों केस अर्लियर केस है, इनकी जजमेंट को रूल्ड ओवर कर दिया जाता है। कहते पहले जो हो गया, लेकिन इसमें अब पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती नए लॉ बनाए और ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स हैं वायलेट हो रहे हैं तो होने दो, ऐसा नहीं हो सकता। 11 जजेस की बेंच थी जिसमें मेजोरिटी 6 की थी और 5 ने अगेंस्ट में जजमेंट दी थी। मेजोरिटी के थ्रू क्या है, पॉजिटिव चेंज आता है, जिसमें कहते हैं पार्लियामेंट कांट अमेंड पार्ट 3 मींस फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है उसको अमेंड नहीं कर सकती है। तो उसके बाद सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 67 के केस में क्या होता है, प्रोम्स्क्रिट होगी, उसने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंड नहीं कर सकती है। उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो नए चेंजेस है वो लाए जाते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है इनकी जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर सके। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 71 में, जिसमें जो अफर्म पार्लियामेंट है वो अफर्म करती है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहती कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है जिसमें वो आर्टिकल 31C है वो ऐड कर देती है, जिससे क्या होती है, पार्लियामेंट की पावर्स और इंक्रीज हो जाती है,
जो कहती है फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसके लिए कोई भी लॉ बनाती है इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो मीनिंग सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। पार्लियामेंट सभी पावर बनाई जा रही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 24 अप्रैल 1973, जिसके बाद 9 शेड्यूल है, इसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो केशव नंदा भारती थे वो क्या थे, लीडर ऑफ एडनेर मठ इन केरला कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में जो हिंदू रिलीजन है, इस रिलीजन में एडनर मठ थी, उस मठ के जी लीडर थे। तो लैंड रिफॉर्म, केरला के लैंड रिफॉर्म्स आते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, इनकी लैंड को ऑक्युपाई किया जाता है। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। तो इसके बाद क्या करती है, केरला गवर्नमेंट नया लैंड रिफॉर्म ले आती है। तो उसके बाद इसको चैलेंज किया जाता है, सुना जाता है। इशू क्या था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, जिससे पार्लियामेंट को पावर मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं रिड्यूस हो रही हैं, ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रही हैं। एंड वो पूछती है व्हाट इज द एक्सटेंट टू विच द पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब तक, कहां तक इसकी पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। तो इसका 13 जजेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्या होता है, केस सुना जाता है, जिसमें 7-6 के मेजोरिटी के थ्रू जजमेंट आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट टाइम मिला था कि डिसीजन क्या था, पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बनता है कि इसको चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, बहुत कुछ है, लेकिन जब बाद में आने वाले टाइम में मिलेगा, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, आने वाले टाइम में बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड होता जाता है। तो उसके बाद ये 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आती है, जिसमें कहा गया 9 शेड्यूल ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही आता है। तो इस तरह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, केशव नंदा भारती केस है, जिसने 9 शेड्यूल को चेंज कर दिया। तो आज हमने इस सेशन में इसके बेसिक हिस्ट्री की है। नेक्स्ट सेशन में हम आने वाली जजमेंट है वो करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।